गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम के अंदर जो टॉपिक है ये आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ शाहजहां, शाहजहां की वास्तुकलात्मक उपलब्धियों पर हम चर्चा करेंगे कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंदर कौन कौन सी ऐसी वास्तुकलात्मक उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण उन्होंने उस समय पर करवाया। तो उसके अंदर सबसे जो उनका बड़ा योगदान है वो ताजमहल के लिए आता है। इसके लिए हर व्यक्ति की जुबान पर है कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, उनकी पत्नी की याद में बनवाया गया था, मुमताज़ महल की याद में। ये एक मकबरा है और यमुना नदी के किनारे आगरा शहर के अंदर बना हुआ है और इसके अंदर एक नदी तट बाग परियोजना को लागू किया गया था। इसके अंदर पहले एक चबूतरे पर ये यानी इस तरह का मकबरा बनाया गया, ताजमहल मकबरा, और उसके बाद में उसके दक्षिण दिशा के अंदर एक नदी तट बाग यहाँ पे यानी उसको डेवलप किया गया था। नदी तट बाग का मतलब होता है गार्डन, एक बगीचा विकसित किया गया था और जो कि आज तक भी मौजूद है। इसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद इन्होंने बसवाया और शाहजहानाबाद एक नया नगर होता था उस समय शाही महल का जो डेवलपमेंट था वो उन्होंने यमुना नदी के किनारे पर करवाया और केवल विशिष्ट अभिजात वर्गों को ही अनुमति थी कि वहां पर वो अपने मकान बना सकते थे। सामान्य लोगों को या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति को, बेशक वह अभिजात वर्ग है, लेकिन उसको भी अनुमति नहीं मिलती थी कि वो मकान वहां पर बना सके। इसके अलावा इनकी एक बड़ी उपलब्धि ये भी आती है कि अगर किसी भी जैसे सार्वजनिक सभा भवन जहां भी बनाए गए हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, इस तरह का निर्माण जहां भी हुआ है, तो उसके जरिए एक इंडिकेशन मिलता है शाहजहां का कि उसकी नीति आम जनता के प्रति कैसी थी, वह आम जनता के प्रति किस तरह की सोच रखता था, आम जनता में जैसे किस किस तरह के अधिकार वह लोगों को देना चाहता था। यहाँ तक कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच वह भेद नहीं रखना चाहता था। वह यह भी चाहता था कि सभी लोग सदव्यवहार के साथ आपस में मिलजुल करके रहें और इस तरह का मैसेज उन्होंने बाकायदा अभिलेखों के जरिए भी और ये सार्वजनिक सभा भवन जो हैं जिसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास के जरिए भी, जिसमें लोगों को बैठने का मौका दिया जाता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मंत्रणाएं राजा के साथ की जाती हैं, उनसे यही जाहिर होता है। इसके अलावा नदी तट बाग परियोजना पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद है चार बाग परियोजना। चार बाग परियोजना का मतलब होता था कि एक ऐसा बाग या गार्डन विकसित किया जाता था जिसको चार इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके चार भागों में उसे बांटा जाता था। उसके बीच में रास्ते तैयार किए जाते थे, उसके साथ साथ बीच में नहरें निकाली जाती थी ताकि सिंचाई वगैरह प्रॉपर तरीके से उसकी हो सके। उसमें अच्छे पौधे और अच्छी घास, इस तरह की व्यवस्था उस दौरान की जाती थी। तो ये चार बाग परियोजना जो है ये दिल्ली के अंदर बहुत जगह पर उस समय पर डेवलप की गई, आगरा में डेवलप की गई, कश्मीर में डेवलप की गई। तो शाहजहां की जो उपलब्धियां हैं खास तौर पर वास्तुकलात्मक दृष्टि से वह अन्य जितने भी मुगल बादशाह हैं उनको बहुत पीछे छोड़ देती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक शुरू किया जाता है शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकलात्मक उपलब्धि, यानी उनके जीवन में किस तरह की उन्होंने इमारतें वगैरह बनवाई, उन इमारतों की क्या खासियत होती थी। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल में भी मस्जिद का जो निर्माण होता था वह इस तरह से किया जाता था कि जो भी मुस्लिम उसके अंदर अपनी स्तुति करने जाता है, प्रार्थना या नमाज अदा करने जाता है, तो उसका मुख हमेशा सऊदी अरब की तरफ हो, यानी मक्का मदीना की तरफ हो। मक्का मदीना की तरफ मुख रखने का सिर्फ यही मकसद था कि कोई भी मुस्लिम अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करना जरूर पसंद करता है या उसके लिए वो नैतिक कर्तव्य बन जाता है, वह जीवन में एक बार इस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। मक्का और मदीना दोनों की यात्रा करता है। जैसे कि मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान और मदीना उसका मरण स्थान, यानी वह उसका वहां पे उनका देहांत हुआ था। तो दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इस्लामिक जो धर्म है या मुस्लिम धर्म है उसके पैगंबर मोहम्मद जो कि उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, प्रोफेट मोहम्मद उनका नाम है,
इसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। लाल किले के नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध का पता चलता है कि जो भी शाही दरबार बनाए गए थे, लाल किला जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, यहाँ पर एक नवनिर्मित दरबार का निर्माण किया गया था, जिसमें कोर्ट के अंदर सभी दरबारी लोग इकट्ठे बैठ सके, सभी मंत्री लोगों से मंत्रणा कर सके राजा। तो राजकीय न्याय पर इससे पता चलता है कि राजा की दृष्टि में या राज्य की तरफ से लोगों के प्रति किस तरह का सद्व्यवहार किया जाता है, लोगों को न्याय मिलता है नहीं मिलता है। शाही दरबार के अंतः संबंध का पता चलता है कि शाही दरबार में जो कोर्ट के अंदर जो मंत्री लोग हैं, राजा के बीच में उनके कैसे संबंध है, मजबूत संबंध है या नहीं, इसका पता चलता है। इसके बाद है बादशाह के सिंहासन के ठीक पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई। जो पित्रादुरा का संबंध है वो पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस से जुड़ा हुआ है। ये पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए पित्रादुरा के जड़ाऊ वर्ग के अंदर, जड़ाऊ है सुंदरतम एक कला शैली का नाम है ये पित्रादुरा। पित्रादुरा शैली के अंदर उनके सिंहासन के पीछे इसको दीवार पर जड़ाऊ शैली के अंदर इसको उकेरा गया था और उसके जरिए मैसेज दिया गया था कि समाज के अंदर सब लोग समान व्यवहार करें, सभी लोग सद्व्यवहार से रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, मिलजुल कर रहें। क्योंकि ऑर्फियस के वीणा बजाते हुए या इसके ऑर्फियस के द्वारा बजाए हुए संगीत के द्वारा संगीत का यह असर रहता था कि बाकी समुदाय के लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगते थे, उनके बीच के संबंध कटु संबंध मधुरता में बदलने लगते थे। इस तरह का व्यवहार मतलब इसका असर देखने को मिलता था। ऑर्फियस के संगीत का जो प्रभाव था उसका मतलब था कि समाज के अंदर अगर कोई जीव को भी वो संगीत सुनाई दिया जाए जो कि बहुत आक्रामक जीव है, वो आक्रामक जीव भी अपनी आक्रामकता को त्याग करके प्रेम भाव से रहने लग जाएगा। इसके बाद है शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण सूचित करता था कि वह सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करेंगे। इसका मतलब था कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास दोनों उसके सार्वजनिक सभा भवन थे, जिसमें बैठने की शैली राजा के सामने आम लोगों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाती थी कि सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करने वाली बात थी और सब अपनी बात राजा के सामने रख सकते थे। किसी तरह का भेद किसी भी वर्ग भेद के साथ नहीं था। उच्च वर्ग के लोग भी वहां बैठ सकते थे, निम्न वर्ग के लोग भी वहां पर बैठते थे। राजधानी आगरा, क्योंकि ये मुगलों की फेमस राजधानी थी, यहाँ विशिष्ट वर्गों के द्वारा घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाना। उस समय पर विशिष्ट वर्गों के लोग नदी तट के साथ साथ अपनी हवेलियों को, अपने मकानों को बनवाना पसंद करते थे, क्योंकि इस तरह की एक परंपरा सी बनी हुई थी कि जो नदी तट के साथ साथ रहेंगे वो ज्यादा डेवलप्ड है। और वैसे भी नदी के पानी का जो जल स्रोत है वो उनके निकट था, आसानी से उसकी पूर्ति हो जाती थी, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। चार बाग योजना, सभी जितने भी घर बनाए गए थे जो अभिजात वर्ग से बिलोंग करने वाले घर थे, उनके घरों के पास चार बाग परियोजना को लागू किया गया था। यानी घर बनाने के साथ ही उसके साथ चार बाग, यानी उसको बगीचों में चार बराबर विभाजन में बांटे हुए जमीन जिसके अंदर पेड़ पौधे बगीचा तैयार करके तैयार किया जाता था। इसके बाद है नदी तट बाग, इन नदी के किनारे पर होते थे। ये चार बाग परियोजना के साथ साथ नदी तट बाग परियोजना भी होती है। ये नदी तट बाग का मतलब होता है नदी के तट के किनारे के साथ एक बगीचा विकसित किया जाता है, एक बाग विकसित किया जाता है। इसमें फलदार वृक्ष भी हो सकते हैं और जैसे साधारण वृक्ष भी हो सकते हैं, फूलों वाले पौधे भी हो सकते हैं। इसमें नदी के किनारे के पास होते थे। ताजमहल शाहजहां की वास्तुकलात्मक भव्यतम उपलब्धि था। शाहजहां ने जितने भी चीजें बनवाई हैं, शाहजहां के द्वारा जो भी चीजें बनवाई गई हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो ताजमहल है। संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर और बाग जो है दक्षिण के अंदर बनाया गया था। इस समय पर संगमरमर, प्योर संगमरमर में बनाया गया महल है और इस यानी एक ये वैसे मुमताज महल की याद में बनाया गया ये मकबरा था। इसमें इस मकबरे के अंदर चबूतरे पर इसे विकसित किया गया है, यमुना नदी के किनारे पर इसको विकसित किया गया है। हालांकि इस पर थोड़ा सा पर्यावरण का इफेक्ट जरूर पड़ा है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रदूषण हम यमुना नदी में मतलब देख पा रहे हैं, उसके प्रदूषण का असर इस संगमरमर पर पड़ता है। वो थोड़ा सा उसका पीला कलर हो जाता है, उसको सफाई रखनी पड़ती है। और बाग जो है इसके नदी तट बाग परियोजना का यहाँ पे यूज किया गया था।
और नदी तट बाग इस ताजमहल के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। इसके बाद है दिल्ली में शाहजहानाबाद के अंदर शाही महल नदी पर स्थित था। यहाँ पर शाहजहानाबाद दिल्ली के अंदर शाहजहां के द्वारा बसाया गया नया नगर था। इसमें शाही महल जो कि राजा या उसके परिवार के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला महल था वह नदी तट पर बनाया गया। केवल नदी तट पर केवल अभिजात वर्ग, विशिष्ट अभिजात वर्ग जो कि विशेष कृपा प्राप्त जो समूह है, केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त जो अभिजात वर्ग होता था उसे ही केवल यह अनुमति मिलती थी कि नदी तट के किनारे वही मकान बना पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम कि शाहजहां का बेटा, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, उसे परमिशन दी गई थी कि वह अपना मकान नदी तट के किनारे बनवा सकता है, और किसी को दिल्ली के शाहजहानाबाद में नदी तट के किनारे मकान बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें बोला गया था कि वे शहर के आंतरिक भाग के अंदर अपने मकान बनवाएंगे। केवल अभिजात वर्गों में और अभिजात वर्ग में भी विशिष्ट कृपा प्राप्त समूह को ही ऐसा करने का हक दिया गया था कि नदी के पास वही मकान बनवाएंगे जिनके राजा से बहुत अच्छे संबंध हैं। दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए विशिष्ट कृपा प्राप्त समूह का हिस्सा था, इसलिए उसको मकान बनाने की अनुमति दी गई। इस टॉपिक को अब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकलात्मक उपलब्धि कौन कौन सी रही है? जैसे लाल किला दिल्ली के अंदर बनवाया गया है, ये बलवा लाल पत्थर से बनाया गया है। नवनिर्मित दरबार के अंदर, जो कि उस समय नव निर्माण इसका किया गया था, इसमें एक दरबार तैयार किया गया था जहां पर मंत्रणाएं होती हैं, मीटिंग वगैरह होती हैं। राजकीय न्याय वहां पर प्रबंध किया जाता था कि सरकार की तरफ से या राजा की तरफ से सब लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति है चाहे निम्न वर्ग का व्यक्ति है। शाही दरबार के आंतरिक संबंध जो है बहुत अच्छे थे। सभी मंत्रियों के समूह से चर्चा करके ही अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाता था। इसमें परिवार की तरह का माहौल देखने को मिलता था। शाहजहां सबको आदर देना चाहता था कि सभी जो मंत्री समूह है वो संतुष्ट रहें, खुश रहें। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के प्रति भी उनका संदेश यही था कि सब लोग मिलजुल करके रहें। एक धर्म का दूसरे धर्म के बीच जो मतभेद की भावना थी उसको भी वो खत्म करना चाहता था। यहाँ शाही दरबार का जो आंतरिक संबंध थे वो भी बहुत अच्छे थे। बादशाह के सिंहासन के ठीक पीछे पित्रादुरा एक चित्र शैली है, चित्रों को बनाने की एक जड़ाऊ शैली का नाम है ये। इसके अंदर इस एक श्रृंखला बनाई गई थी जो कि पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। यानी ये देवता है पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस, और इसका चित्र पित्रादुरा शैली के अंदर बादशाह शाहजहां के सिंहासन के ठीक पीछे बनवाया गया था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद शांति का संदेश देना था कि जो आक्रामक जीव होता है, अगर आक्रामक जीव को भी ऑर्फियस के बजाय गाए हुए गीत और संगीत को सुना दिया जाए तो वो भी लड़ना छोड़ करके प्रेम भाव से उसको सुनने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से उसका संदेश भी यही था कि राज सिंहासन के ठीक पीछे इस तरह का जड़ाऊ काम किया गया इस यूनानी देवता ऑर्फियस का। उसका मकसद यही था कि जनता के अंदर शांतिपूर्ण संदेश देना कि लोग अपने मतभेद भुला करके एक हो जाएं और शांतिपूर्ण यानी तरीके से रहें। ऑर्फियस के संगीत का प्रभाव यह था कि समाज के अंदर शाहजहां चाहता था कि सब लोग मिलजुल करके रहें, किसी तरह का आपस में मनमुटाव ना रखें। इसके बाद शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवनों का निर्माण सूचित करता था कि वह सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करेंगे। शाहजहां ने दो तरह के भवन बनवाए थे, चाहे वो कहीं भी शाही महल का निर्माण करवाते थे, दिल्ली के लाल किले में भी और आगरा के अंदर भी। वहां दीवाने आम और दीवाने खास दो तरह के उसने सभा भवन बनवाए, और उसका मकसद भी यही था कि सब लोगों को बराबरी का हक मिल जाए। यानी दीवाने आम के अंदर आम जनता की शिकायतें सुनने के लिए राजा उनके सामने उपस्थित होता था। ठीक उसी तरीके से राजा के दरबार के साथ में मीटिंग रखने के लिए, मंत्री समूह के साथ में मीटिंग रखने के लिए दीवाने खास के अंदर वह सभी तरह की रिपोर्ट प्राप्त करता था कि किस विभाग की क्या रिपोर्ट है। अगर किसी भी तरह की समस्या किसी विभाग में चल रही है तो उसकी समस्या दीवान खास के अंदर मंत्रियों के द्वारा राजा को पहुंचाई जाएगी। दीवाने आम में आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था। इस प्रकार दोनों की अहमियत थी, दोनों के अंदर सभी वर्गों को महत्व दिया गया, उच्च वर्ग निम्न वर्ग सबको बराबर का हक दिया गया था। राजधानी आगरा में विशिष्ट वर्गों के द्वारा घरों का निर्माण किया गया, यमुना नदी के तट पर करवाना। उस समय पर
महाराजा शाहजहां के द्वारा एक मतलब इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे कि आगरा शहर के अंदर नदी तट के किनारे सिर्फ विशिष्ट वर्ग, अभिजात वर्ग के मकान ही बनेंगे, आम लोगों के मकान वहां नहीं होंगे। चार बाग योजना को अमल में लाया गया। चार बाग योजना क्या थी? इसके अंदर एक बगीचा बनाया जाता था जिसको चार बराबर के भागों में बांट करके उनके बीच के रास्ते तैयार किए जाते थे और नहरें बनाई जाती थी सिंचाई के पर्पज से। नदी तटबाग नदी के किनारे के पास स्थित होते थे। नदी तटबाग परियोजना को ताजमहल के अंदर अमली जामा पहनाया गया था जो कि आगरा के अंदर स्थित है। ये पूरे विश्व का 7वां अजूबा के नाम से जाना जाता है और एक प्रेम की प्रतीक के रूप में जाना जाता है शाहजहां का अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ताजमहल शाहजहां की वास्तुकलात्मक भव्यता का श्रेष्ठतम उपलब्धि थी। उसने इससे अच्छा कोई मकान नहीं बनाया, इससे अच्छा कोई भवन उसने नहीं तैयार किया। सबसे अच्छा भवन इसने ये ताजमहल बनवाया। संगमरमर का जो मकबरा है नदी तट के चबूतरे पर और दक्षिण इसके बाग दक्षिण के अंदर मौजूद है, यानी इसमें भी नदी तट बाग के परियोजना को अपनाया गया था। इसके ताजमहल के दक्षिण के अंदर एक बगीचा विकसित किया गया और इसको यमुना नदी के किनारे पर बनवाया गया। संगमरमर, सफेद संगमरमर से इसका निर्माण किया गया। हालांकि कुछ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की वजह से इस समय इसके कलर में थोड़ा सा अंतर आ गया है। हमारे पुरातत्वविद इस बात से चिंतित हैं कि इसको दोबारा से उस तरह का कैसे संरक्षित करके रखा जाए। इसके बाद दिल्ली में शाहजहानाबाद के अंदर शाही महल नदी तट पर बसाया गया था, यानी वहां पर उसको विकसित किया गया, बनाया गया। विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों को बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी, यानी नदी तट के पास में सिर्फ मकान बनाने का काम अभिजात वर्ग में सिर्फ विशिष्ट कृपा प्राप्त समूह को ही मिलता था, जिसमें दारा शिकोह का नाम आता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।